अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास के एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाकर जो टाइम कोड है उनकी मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन के पार्ट तक पहुँचिए। दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके बाद इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड, इस्तेमाल हुई है इन द फॉलोइंग दर्ज झैल में। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में वो ये बात बोल रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। जैसे इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी है, इस क्वेश्चन में कौन सी। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर बताना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले रियल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको 1 बाय 1 अच्छे से समझ लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने हेडिंग लिख ली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। अभी 1 बाय 1 बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे जो है इन प्रॉपर्टीज़ को मुश्किल समझते हैं और ये समझते हैं इतनी सारी इनको कैसे याद करें। तो असल में तो 4 प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं या 5 प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन हर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई के हिसाब से भी स्टडी किया जाता है और एडिशन के हवाले से भी स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। जैसे असल में जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, रफली अगर बता दूं ताकि आप लोगों को बर्डन कम लगे, तो एक तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी को आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि प्लस के हिसाब से भी पढ़ते हो और मल्टीप्लाई के हिसाब से भी पढ़ते हो। तो दिखने में ये एक है बट एक्चुअली आप 2 टाइम्स इसे पढ़ते हैं, प्लस के एतबार से भी और मल्टीप्लाई के एतबार से भी। इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एसोसिएटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एसोसिएटिव, ठीक है, ताकि आप लोगों को बर्डन थोड़ा कम हो। तो एसोसिएटिव को भी एक बार हम प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो देखने में तो 2 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन असल में आप जब पढ़ने लगेंगे तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसी तरह एक प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी एक बार प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और एक बार मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह अब 3 प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी को भी एक बार प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और एक बार मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो इसी तरह 5वीं इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, इन वर्स। ठीक है, तो इसको भी प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने आपको ये सब कुछ क्यों बताया, मैंने आपको सब कुछ इसलिए बताया, तो असल में तो ये 5 प्रॉपर्टी ही हैं, लेकिन आप इसको क्योंकि 2 टर्म्स पढ़ते हैं तो इसलिए ये 10 हो जाती हैं और एक ये अलग से डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इस तरह से 11 हो जाती है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस ये समझिए कि 5 प्रॉपर्टी ही तो हैं। ठीक है, और इन प्रॉपर्टी को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, इन प्रॉपर्टी असल में जो रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग सीख चुके होंगे रियल नंबर किसे कहा जाता है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं जैसे 2, -3, √5, 2/3, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं इन रियल नंबर्स को हम मुख्तलिफ तरह से मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो रियल नंबर्स को किस किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, तो यानी रियल नंबर की कुछ खुसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको सामने रखते हुए आप कोई भी फंक्शन या कोई भी अमल जो है वो करते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी a+b, ठीक है, और ये इक्वल होता है b+a। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर जैसे 5+2 है, ठीक है, तो और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2+5, यानी कि तरतीब आगे पीछे करने से रियल नंबर्स के रिजल्ट के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इधर आगे पीछे तरतीब की तो 7 आंसर आया, इधर भी 7 आंसर आया। तो इस छोटी सी एग्जांपल से आप बस ये बात समझिए कि रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ से हमें ये पता चलता है कि रियल नंबर्स को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या रिज़ल्ट आता है या किस किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो रियल नंबर की
खास बात क्या होती है, आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं, तो वो आज हम अभी सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसी को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की हेडिंग लिख ली। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं एडिशन के लिहाज से। ये जो W.R.T होता है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है के लिहाज से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं एडिशन के लिहाज से। एडिशन मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें, जैसे 5 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं। ठीक है, और देन देयर सम, तो फिर उसके बाद उनका सम लें, तो वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। जैसे 5 + 2 को अगर ऐड करें तो 7 आ जाएगा। तो ये दोनों भी रियल नंबर थे और 7 भी रियल नंबर आ गया। तो बस इतनी सी बात है कि दो रियल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो बदले में जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इसको ऑफिशियली यानी कि मैथमेटिकली भी लिखा जाता है, जैसे कि आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, तो वैसे भी समझा देता हूँ। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख के और अच्छे से समझा दूंगा ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। जैसे एक सिंबल नज़र आता है ऐसे उल्टा ए, उसके बाद A, B नज़र आता है आप लोगों को, उसके बाद बिलोंग्स टू का साइन नज़र आता है, और उसके बाद रियल नंबर्स को, जैसे कि आप लोगों को पता है रियल नंबर्स को इस तरह R लिखने के बाद यहाँ एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो है क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है A + B, ठीक है, बिलोंग्स टू R। ठीक है, इस बात को भी मैं अब समझा देता हूँ। देखिए, जैसे इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए, इसी तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर भी यही बात की गई है। क्या, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल, यानी कि तमाम रियल नंबर में से कोई से दो रियल नंबर लिए हमने, जैसे कि A और B, और ये इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना। ठीक है, तो तमाम रियल नंबर में से कोई से दो रियल नंबर लिए और वो ताल्लुक़ रखते हैं रियल नंबर से, और उन्हीं दो नंबर जैसे ए भी लिए थे, अगर हम ऐड करेंगे तो जो जवाब आएगा ऐड करने के बाद वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता होगा। ठीक है, यानी जवाब वाला नंबर भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता होगा। तो ये इस लाइन के अंदर बात कही जा रही है। नहीं भी समझ में आई तो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो जवाब रियल नंबर ही आएगा। अब इसका एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे -5, ठीक है, एक रियल नंबर, और +6, ये लेट्स सपोज दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं, बल्कि यहाँ लिख भी देते हैं, ये बिलोंग्स टू किससे करते हैं, रियल नंबर से करते हैं। तो इनका सम अगर करें तो -5 सम को मतलब एडिशन ऐड करेंगे, यहाँ +6, तो बदले में क्या आ जाएगा, सॉरी +6, चलो +6 ही कर लेते हैं वरना आपकी बुक में 11 लिखा हुआ है। तो आपके पास आ जाएगा +1, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है एक डिजिट, तो +1 आ जाएगा। और +1 जो है आप देख सकते हैं ये भी किससे बिलोंग करता है, किस नंबर ऑफ ग्रुप से, रियल नंबर वाले ग्रुप से ही बिलोंग करता है। तो दो रियल नंबर को हमने ऐड किया तो जो जवाब आया वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है। तो यही बात एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दी गई है। ठीक है, तो आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी जो है अब आगे इसी चीज़ को हम करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो उसमें भी यही बात की गई होगी। मैं आपको लिखता हूँ हेडिंग और उसके बाद बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर आप लोगों को कि क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले हम प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्लस में बात बताई गई थी सेम वैसी ही बात होगी, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से होगी। क्या, पढ़ लेते हैं इसको एक बार, क्या कहा गया है इसमें, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम रियल नंबर में से कोई से दो रियल नंबर लें, देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसे कहते हो सकते, काफ़ी बच्चों को ये पता ना हो, तो जैसे 2 × 4 है। ठीक है, तो जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि दो रियल नंबर, जैसे 4 और 2, ये दो रियल नंबर्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो 8 जो है वो भी क्या है, रियल नंबर ही है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पता चला कि भाई सिर्फ ऐड के अंदर नहीं और मल्टीप्लाई के अंदर भी दो रियल नंबर्स अगर कोई से भी हों, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आपके पास आएगा। इसको मैथमेटिकली आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है, फॉर ऑल, ठीक है, A, B, यानी कि A B यानी तमाम रियल नंबर में से A B
और वो बिलोंग करते हो किससे, रियल नंबर से, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आए वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ बतानी थी, जैसे मल्टीप्लाई को ए मल्टीप्लाई भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं मल्टीप्लाई में लिखने के। तो आप यहाँ पे मैंने कॉमा कह रहा फुल स्टॉप यानी डॉट की सूरत में लिखा है मल्टीप्लाई, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा, मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी कोई। तो एग्जाम्पल अगर लें तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं -5, ठीक है, और मल्टीप्लाई, बल्कि दो नंबर लेते हैं पहले, -5 एंड 11, ठीक है। और ये जो है बिलोंग करते हों अगर रियल नंबर से, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे तो -5, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 11, तो बदले में जो जवाब आएगा क्या आएगा, -55, ठीक है। और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वही बात जो ऊपर बताई गई थी, तो मैथमेटिकल वे में भी बता दी और एग्जाम्पल से भी साबित करके बता दिया। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से एक बात हमें सीखनी चाहिए, वो ये कि कोई भी रियल नंबर्स होंगे, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे उनको ऐड करो, जवाब हमेशा रियल नंबर के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो दो हो गए। इसी तरह अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो लिखता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन के लिहाज से। तो इसमें ये बताया गया है, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, अगर ए बी सी जो है कोई से भी रियल नंबर हों तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो यानी कि बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे अगर तीन यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 3 रियल नंबर हैं, ठीक है। तो इधर भी लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। तो अब वो बात ये समझाना चाह रहा है कि जब भी 3 रियल नंबर हो तो कोई से भी 2 रियल नंबर को पहले ऐड कर लो, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता जवाब के अंदर। जैसे अगर मैं यानी कि इस तरफ यानी कि दोनों तरफ देखिए आप एक ही नंबर है मौजूद, ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, तो अगर मैं इधर इन दो को ऐड कर लूँ, ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि इससे जवाब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यानी ग्रुपिंग से जवाब में अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और दूसरी साइड में पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं जवाब में फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ जो है वो बताई गई है स्टेटमेंट की सूरत में कि ग्रुप ऑफ नंबर में यानी कि आप पहले किसी भी 2 को ऐड कर लो, उससे जवाब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जर्नली इस बात को हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि बात तो आपने समझ ली। जर्नली हम इस बात को ऐसे लिखकर समझाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर से पहले इन दोनों को ऐड करके देख लो, इधर से पहले इन दोनों को ऐड करके देख लो, तो जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके देखते हैं कि जवाब में फ़र्क आता भी है या नहीं आता। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 4 5 ही का पेयर बना लेते हैं, 7 + 4 + 5, ठीक है, और इधर भी हम ऐसे कर लेते हैं 7 + 4 + 5। तो अब हमें क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है कि ग्रुपिंग से आंसर के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर। तो अगर इधर से इसका ग्रुप बना लूँ और इधर से इसका ग्रुप बना लूँ तो क्या जवाब में फ़र्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं 7 और 4 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो यहाँ पे आ गया 11 + 5। इधर भी देखें तो 7 + 5 और 4 कितने होते हैं, 9। इधर देखें तो 11 और 5 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। और इधर 9 और 7 जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 16। तो आप देख सकते हो कि यानी कि कोई से भी 2 पहले कर लो ऐड, उससे जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस यही बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर बताई गई है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो एग्जांपल आपकी इस तरह से, आप 3 नंबर लिख दो, पहले एक ग्रुप बना दो, ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा ग्रुप बना दो। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कोई से भी 3 नंबर हो तो आप पहले कोई सा भी ग्रुप बना लो, उससे जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो भी मैं आपको 1 बाय 1 अभी बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ की सूरत में, ये क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं, यानी हमें ये बात पता होती है कि अगर कहीं पे क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट आ गया तो मैं बिना सोचे समझे, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो कोई से भी 2 पहले ऐड कर लूँ, तो मुझे पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमें ये बताती है कि ग्रुप
मैं पहले कोई भी ऐड कर लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसने एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता दी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसकी भी हेडिंग लिख लेते हैं, उस बात को भी समझ लेते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो वही एडिशन वाला ही बात होगी इसके अंदर। पढ़ लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, अगर ए बी सी जो है वो किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले किसी भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उससे आंसर के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और क्या लिखा हुआ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अगर मैं पहले इन दोनों को कर लूँ, ठीक है, तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो अगर मैं इन दोनों को कर लूँ, इधर से इन दोनों को कर लूँ, तो आंसर जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम आंसर इस चीज़ को जाहिर करेगा कि पहले किन्हीं भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात स्टेटमेंट की सूरत में, जनरल फॉर्म में ABC की सूरत में आपको बता दी गई है। बाकी इसकी समझ तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आएगी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ एग्जाम्पल की। तो ये लिख दी मैंने हेडिंग, और अब मैं कोई भी से भी 3 नंबर ले लेता हूँ ताकि ये बात समझा सकूँ, ठीक है। तो 7 4 5 ही ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं 7 4 5, ठीक है, ये 3 नंबर हैं, और इधर भी लिख लेता हूँ 7 4 5, ठीक है। तो इधर से पहले इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा लूँ, और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करवा लूँ, तो क्या जवाब में फ़र्क आएगा? 7 4 ज़ा कितने होते हैं? 28। तो इधर आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 5, और इधर जो है 7 5 4 ज़ा कितना होता है? मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे आ गया 20। अब 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 5 8 ज़ा 44, 5 2 ज़ा 10 और 4 140, ठीक है। तो इधर आ गया 140, और इधर भी देखें तो 5 यानी कि 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 7 2 ज़ा 14, तो 140 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह जो है वो 140 मौजूद है, तो यहाँ पे भी 140 आ गया। तो इट्स मीन ये बात सही है कि अगर हम कोई से 3 रियल नंबर्स हों, उनमें से पहले 2 किसी को भी मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारे क्वेश्चन के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी, इसलिए इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो नंबर की फॉर्म में आपकी एग्जाम्पल ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे। इसमें क्या कहा गया, पढ़ लेते हैं एक बार। एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को एडिट टू 0, यानी किसी भी रियल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दो, या 0 के अंदर कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो, इज़ इक्वल, वो बराबर आता है हमेशा किसके? उसी नंबर के, ठीक है। यानी इज़ टू द नंबर इटसेल्फ, खुद उसी नंबर के बराबर आ जाता है। जैसे 2 के अंदर अगर हम 0 ऐड कर दें, या फिर 0 के अंदर 2 ऐड कर दें, तो जवाब तो हमेशा 2 ही आएगा ना। तो यही बात ऊपर बोली गई है कि आप किसी भी रियल नंबर के अंदर अगर 0 ऐड करोगे तो जवाब वही खुद नंबर आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 0 एक ख़ास किस्म का स्पेशल नंबर है, और इसीलिए 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 एक ऐसा खास नंबर है कि उसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो खुद वही जवाब आ जाता है। इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है? ए जो है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी रियल नंबर को, तो a + 0 कर लो, या 0 + a कर लो, तो जवाब हमेशा a ही आएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में 0 + 2 कर लो, या फिर 2 + 0 कर लो, तो जवाब तो हमेशा 2 ही आएगा। यही बात लिखी गई है, ठीक है। तो आसान सी बात थी इसमें समझने की। बस फाइनली कंक्लूजन करो तो ये बात थी कि रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि रियल नंबर के अंदर 0 मौजूद होता है, और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी भी नंबर में ऐड कर लो, उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब वही नंबर आता है। ये बात बस बताई गई है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के एतबार से आपने पढ़ लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के एतबार से देखते हैं कि रियल नंबर में क्या कहा गया, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कहा गया? एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इज़ इक्वल टू द नंबर, तो दोबारा वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें किस मल्टीप्लाई की बात की गई है? तो रियल नंबर्स के अंदर अब एक जो है, यानी 1 जो है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 1 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 2 ही आ जाएगा, 1 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक
एक खास नंबर बन गया फिर, ठीक है। इसीलिए इस नंबर को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर के अंदर जो है एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। बस यही बात इन दोनों के अंदर थी। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई रियल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 1 के साथ, ठीक है, और या फिर 1 को मल्टीप्लाई करवा दो उस रियल नंबर के साथ, तो दोनों तरह से बात कर दी तो जवाब जो है वो रियल नंबर ही आएगा। यानी कि जवाब जो है वो सॉरी 1 नहीं लिखूंगा, जवाब रियल नंबर क्योंकि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए आ जाएगा। इसकी मिसाल जो है वो उससे भी ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर देखें तो किसको मल्टीप्लाई करवाएं, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 के साथ, ठीक है, या फिर 1 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 के साथ, तो इन दी एंड हमारे पास 2 ही आंसर आ जाएगा। तो याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। दोनों में सेम आंसर ही रहता है, ठीक है। ओके जी, अगली की तरफ चलते हैं। तो आइडेंटिटी के बाद अगली जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स में वो इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, आप ये समझिए, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐड का ऑपोजिट, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इस में क्या बोला जा रहा है। फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक रियल नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर -a। तो रियल नंबर्स के अंदर हर नंबर का एक उलट भी, एक इन्वर्स भी मौजूद होता है ऐड के लिहाज से, इसीलिए इसे एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। जैसे ए अगर एक रियल नंबर है तो रियल नंबर्स के अंदर एक यूनिक नंबर एक और होगा जो कि इसके ऑपोजिट साइन के साथ होगा, ठीक है। जैसे इसी तरह अगर नंबर के अंदर बात करें तो 2 है, इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, वो -2 होगा। तो इस प्रॉपर्टी में बात क्या बताई जा रही है, बात ये बताई जा रही है कि रियल नंबर्स के अंदर हर नंबर का एक ऑपोजिट साइन का नंबर मौजूद होता है, यूनिक नंबर मौजूद होता है, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो उसका रिज़ल्ट 0 आता है। जैसे कि यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जैसे लेट्स सपोज एक नंबर ए है रियल नंबर, और रियल नंबर्स के अंदर इसके ऑपोजिट भी नंबर मौजूद होता है, जैसे -a कर लेते हैं। अब इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि -a पहले कर दो, ठीक है। इस बात को जो बुक में लिखा हो उसके हिसाब से बता देता हूँ, फिर मैं अलग से भी बता दूंगा। यानी कि पहले a करो या -a करो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। घुमा फिर आके एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर इस बात को कंक्लूड करता हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे 8 एक नंबर है, ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ऑपोजिट साइन के एडिटिव इन्वर्स है ना, तो ऐड का मतलब क्या होता है, जमा। तो जमा करने के बाद इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो हमेशा -8 होगा और इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चाहे इस बात को ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो -8, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +8, इसका जो रिजल्ट है वो भी 0 आ जाएगा। तो इस सारी बात में बात समझने की ये है कि रियल नंबर्स के अंदर एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, यानी यूनिक रियल नंबर ही होता है जो वही नंबर होता है ऑपोजिट साइन के साथ, और इन दोनों को जब भी ऐड किया जाता है तो रिजल्ट जो है वो 0 आता है। इसीलिए आप जहन में ये रखिएगा कि 8 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब उलट यानी कि इसका 8 ही होगा, ऐड करने के लिहाज से सिर्फ साइन बदलता है। तो +8 का एडिटिव इन्वर्स -8 हो जाएगा और -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +8, ठीक है। तो ये एडिटिव इन्वर्स है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें भी बस एक यानी कि दिखने में छोटी छोटी बात है, लेकिन ये सब क्योंकि मैथ के अंदर इस्तेमाल होती है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की सूरत में यहाँ पे बताया गया है इन चीज़ों को। एडिटिव इन्वर्स होता है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, वो भी मैं लिख लेता हूँ, फिर दोनों इकट्ठा आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी लिख ली। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ़ अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रियल नंबर, यानी तमाम रियल नंबर में 0 के अलावा, यानी a के हिसाब से समझाई गई है ना एग्जाम्पल, तो इसलिए इसने बताया कि a जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो कहना वो चाहता है कि तमाम रियल नंबर्स में 0 के अलावा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि कौन सा है, 1/a, ठीक है, जिसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है।
तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ मिसाल से, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये गया यहाँ से हमारा मिट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये बात बोली जा रही है कि अगर कहीं पर मौजूद है ए, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स का मतलब उलट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा हमेशा 1 डिवाइड बाय ए, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर कहीं पे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इनका जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर ही आता है, क्योंकि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो पीछे 1 ही बच जाता है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ वीक बच्चों के लिए, उनको ये बात थोड़ी सी शायद अनोखी सी लगे कि देखिए इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे एडिटिव इन्वर्स की बात की थी, मैं इधर ही बताता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एडिटिव इन्वर्स में क्या था? 8 का एडिटिव इन्वर्स होता है साइन के लिहाज से, तो ये हो गया -8, ये एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह 8 लिख लें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई में ये डिवीजन आती है 1 डिवाइड बाय 8, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और साइन चेंज कर देंगे और नंबर वैसे का वैसे रहेगा, तो वो एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स का जो रिजल्ट होता है वो किसके बराबर आता है? वो हमेशा 0 के बराबर आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है? जैसे कि यहाँ बताया भी गया है कि मिसाल में ए का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया तो जवाब ए ही आ गया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप इसकी तरतीब चेंज करके भी ये बात बताई गई है कि पहले अगर 1 डिवाइड बाय ए कर दो और फिर जो है ए कर दो, तब भी जवाब जो है वो एक ही आएगा, ठीक है। तो ये दरमियान में बस एक लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे कर लो तब भी एक जवाब आएगा, ऐसे करोगे तो तब भी एक जवाब ही आएगा। तो समझाना, अब एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, अगर एग्जाम्पल में मैं लिखूँ 7, ठीक है, 7, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 7, ठीक है। और कंक्लूजन हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 डिवाइड बाय 7 है, और 1 डिवाइड बाय 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 7, ये एक दूसरे के ओपोनेंट। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 2 डिवाइड बाय 3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये तो खैर एकदम से मैंने अगला गेयर लगा दिया, आप लोगों को स्टेप वाइज लेके चलना है। जैसे अगर कहीं पे 2 लिखा हो, यानी 2 डिवाइड बाय ऐसे कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय 2 लिखा हो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। याद ये रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो रिजल्ट होता है वो 1 आता है, एडिटिव इन्वर्स का रिजल्ट जो है वो 0 आता है। तो जब भी एक्चुअली जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो बस सिंपल यही बात याद रखिए, कोई भी रियल नंबर है जैसे 7 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 7, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह अगर कहीं पे 1 डिवाइड बाय 7 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तभी इसका रिजल्ट जो है 1 के बराबर आ जाएगा। एक बात ये, अब मुझे एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, वो ये कि जैसे कोई नंबर 2 है, ठीक है, तो दिखने में 2 है लेकिन इसके नीचे हमेशा 1 होता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब हम इस्तेमाल करते हैं तब 1 का यूज़ हम ज़रूर करते हैं, ठीक है। जैसे एलसीएम वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो कोई भी खाली नंबर लिखा हो तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसके नीचे 1 है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे अगर 3 लिखा होता है तो हम यहाँ समझते हैं पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव लिखा तो नहीं होता ना। तो इसी तरह कोई भी नंबर होता है तो आप ये समझ लें अगर इसके नीचे 1 मौजूद है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए 7 के नीचे 1 मौजूद होगा तभी तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका उलट क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय 7। तो अगर कहीं पे लिखा हो 2 डिवाइड बाय 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 डिवाइड बाय 2, यानी इन्वर्स का मतलब मैंने बताया था उलट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उसी भी नंबर को उलट दो, ठीक है। और रिजल्ट जो है हमेशा 1 आता है। अब 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो ऊपर भी एक बच गया, नीचे भी एक बच गया, 1 बंदा 1 ही होता है, तो इन दी एंड 1 ही आंसर आ जाएगा। तो अब ये भी चीज़ आप लोगों को, ये दूसरी चीज़ ये सीखनी थी जो अभी मैंने आपको बताई है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और 5 डिवाइड बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 5, यानी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो
कंक्लूड करने लगा हूँ सारी बात में आपने सिर्फ समझना ये था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि एक रियल नंबर्स में यूनिक नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और वो क्या होता है उसी नंबर के फ्रैक्शनल फॉर्म में उलट होता है। ठीक है, तो दोनों में आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सबसे आसान, यानी ये काफ़ी आसान है प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या बात बताई गई है, इफ़ ए और बी एनी टू रियल नंबर्स, अगर ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हों तो उनकी तरतीब चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, इसका भी वही आंसर आएगा, और बी प्लस ए है, इसका भी वही आंसर आएगा। तो इसीलिए एक दूसरे के इक्वल लिखे। मैं एग्जांपल लिखूंगा तो ये बात आप और अच्छे से समझ जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे 13 + 7 है, ठीक है, और इधर 7 + 13 है, तो जगह तब्दील करने से रिजल्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। 13 और 7 जो है वो भी 20 होता है, और 7 और 13 जो है वो भी 20 होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, एडिशन के एतबार से हमें ये बताती है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर हों तो आप उनको आगे पीछे, बेशक तरतीब आगे पीछे की हो, आप जमा कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन के अंदर तरतीब आगे पीछे का लिहाज ना भी रखें तो हमारा जवाब जो है वो सही आ जाएगा। ये वो बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसमें भी वही बात बताई है कि जैसे ऐड में तरतीब का ख्याल ना रखो तो जवाब ठीक आता है, ठीक इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आप अगर तरतीब आगे पीछे कर देंगे तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे a × b, इसका भी वही जवाब होगा जो b × a का होगा। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखने के बाद अगर मैं इधर लिख दूँ 5 × 2 और इधर लिख दूँ 2 × 5, तो चाहे आगे पीछे करो, 5 2 भी 10 होता है और 2 5 भी 10 होता है। तो देखिए हमारे पास जो है वो वही आंसर आता है। तो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि आसान थी, जो कि हमें ये बताती है कि एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप तरतीब का ख्याल ना रखो, इससे जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों। तो ठीक है, अब लास्ट में एक रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव, उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके अंदर क्या बात कही जा रही है, इसके अंदर ये बात कही जा रही है कि अगर 3 नंबर हों और उसके उन 3 नंबर्स के दरमियान कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो कि अगर एक तरफ ग्रुप ऑफ नंबर हो, ठीक है, और बाहर ब्रैकेट्स, यानी ग्रुप ऑफ नंबर ब्रैकेट्स की सूरत में हो और बाहर एक नंबर हो, ठीक है, तो चाहे तो आप अब इस एक नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर लें, तब भी वही जवाब आएगा। तो यानी डिस्ट्रीब्यूट करके करें तब भी वही जवाब आएगा, और एडिशन पहले कर लें, जैसे बी और सी को ऐड कर लो और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही जवाब आएगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये कि यानी एक नंबर को अंदर ग्रुप के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करो तब भी इससे वही जवाब आएगा, और चाहे पहले ग्रुप के नंबर को ऐड करके फिर उसका रिज़ल्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करो तब भी वही रिज़ल्ट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी, यानी कि ये और ये एक ही बात है, लेकिन इस बात को अभी आप रहने दीजिए। ठीक है, मैं आपको इसी बात को एग्जांपल के ज़रिए एक बार समझा दूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ए रख लेते हैं 2 के इक्वल, और बी रख लेते हैं 3 के इक्वल, और सी रख लेते हैं 4 के इक्वल। ठीक है, तो जैसे 3 नंबर्स के दरमियानी बात करके ये समझाई गई है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ऐसे ही मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर हम एक तरफ कर लें 2 बाहर और 3 + 4 अंदर ग्रुप की सूरत में लिख दें, इसी तरह यहाँ पे अगर हम सेपरेटली अलग अलग जैसे मल्टीप्लाई करवाएं तब भी वही रिजल्ट आएगा ना। यही बात बोला था कि इसको चाहे 1 by 1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, चाहे पहले ऐड करके ऐड कर लो। तो इधर हम पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इधर अलग अलग, जैसे 2 को एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और फिर 2 को एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अब इन दोनों के आंसर जो हैं वो एक जैसे आने चाहिए। तो देखिए 2 3 और 4 और 3 कितने होते हैं 7, और इधर 3 2 6 + 4 और 2 8, तो 7 2 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 6 12 13 14, यानी कि यहाँ पे भी 14। तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर बात कही गई थी वो बिल्कुल ठीक है कि चाहे तो आप ग्रुपिंग को पहले सॉल्व कर लो और ऐड करके, और फिर उसके बाद बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले आप 1 by 1 करके कर लो और फिर ऐड कर लो, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल में ये चीज़ सॉल्व करके देख ली। ठीक है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव थी। और बाकी ये जो मैंने मिटाया था इसके अंदर भी वही बात की गई थी जो ऊपर की गई है, ठीक है। यहाँ पे और लिख देते हैं कि जैसे ग्रुपिंग की बात की गई थी ना, इधर बी और सी का ग्रुप बनाया था और ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी का ग्रुप बना लो और सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और फिर अलग अलग ए सी हो जाएगा और बी सी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये तो बस लिखने का तरतीब है आगे पीछे करके। मेन बात मैंने आप लोगों को बता दी कि जब भी इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम चाहे पहले क्वेश्चन को के अंदर एडिशन करें और उसके बाद हम आंसर को मल्टीप्लाई कर लें, हमें ये बात पता चल गई, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनको ऐड कर लें। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये बात बताना चाहती थी, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने आप लोगों को बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो अब आप आइडेंटिफाई ईजिली कर पाओगे कि कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इन क्वेश्चंस के अंदर। अगर तो पीछे वीडियो अच्छे से आपने देखी है तो मेरी बात भी आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि पार्ट नंबर 1 के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी उनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें आपने ये सीखा था कि 0 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो या फिर कोई भी नंबर 0 में ऐड करो, दोनों सूरतों में जवाब जो है वही नंबर इटसेल्फ खुद ही आ जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ अगर चलें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपने ये सीखा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, ये हमारे पास यानी डॉट है, मल्टीप्लाई को शो कर रहा है डॉट, ठीक है। वाई डॉट जेड इज़ इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। यानी एसोसिएटिव में आपने ये सीखा था कि ग्रुप यानी कि ग्रुप के चेंज करने से मल्टीप्लाई के ऊपर असर नहीं होता। चाहे तो हम पहले इन दोनों नंबर को ऐड करें और फिर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, तब भी वही आंसर आएगा हमारे पास। और अगर हम पहले इन दो की ग्रुपिंग कर लें और इस ग्रुप को हम मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारे पास वही नंबर आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आपने ये बात पढ़ी थी कि ग्रुपिंग से फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर, दोनों सूरतों में जवाब इक्वल या एक जैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई के हिसाब से बात की जा रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलें, तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि अगर 12 हो, ठीक है, और फिर एक और ऑपोजिट साइन के साथ 12 हो और ये इक्वल हो 0 के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो आपने एडिटिव इन्वर्स के अंदर पढ़ा था। क्योंकि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट होता है, ठीक है। किसके एतबार से ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो एडिटिव इन्वर्स। यानी एडिटिव इन्वर्स में जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है और उसमें यही बात कही जाती है आपको कि जैसे 12 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो -12 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे या इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो 0 के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर पीछे से आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ तभी समझ में आएंगी। मुश्किल है कि फ़ौरन से इस बात को समझ पाओ। बहरहाल तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो ये लिख दी मैंने एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 14, ठीक है, प्लस 20 इज़ इक्वल टू 20 प्लस 14। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें ये बताया गया हो कि नंबर के जगह तब्दील करने से रिज़ल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख रहे हो इधर 14 पहले लिखा हुआ है, इधर 14 बाद में लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जहन में आना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी थी जिसमें ये बात बताई गई थी कि a प्लस बी जो है वो बराबर होता है b प्लस a के, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद आ गई। तो यहाँ एडिशन के एतबार से बात की जा रही है तो यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये लिख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो 5 के अंदर क्या बताया गया है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट 5, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये बात किसके अंदर बताई गई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बताई गई थी कि अगर दो नंबर्स यानी कि दो रियल नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो बदले में जो भी जवाब आएगा वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई के हिसाब से बात की जा रही है तो
क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो एक इन्वर्स का नाम सुना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या जैसे कि आपको याद आ जाना चाहिए सुनी थी, तो अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, तो ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 22। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वही जवाब आ जाता है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इधर होगा आइडेंटिटी, ठीक है। इन्वर्स में तो उलट हो जाता है, जैसे ऊपर आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हो नहीं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटी में वही जवाब होता है और इन्वर्स का मतलब उलट, ऑपोजिट होता है, ये याद रख लें। तो इन्वर्स में क्या करते हैं हम, इन्वर्स में जैसे 2 का इन्वर्स 1 डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन आइडेंटिटी में हम किसी भी नंबर, यानी 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है, यूनिक नंबर है, जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इटसेल्फ खुद वही नंबर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम यहाँ से चल लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा है हमारे सामने, पार्ट नंबर 8 है। तो 8 के अंदर क्या है, -6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाई 6 और इज इक्वल टू 1। तो ये तो आसान सा है कि -6 डिवाइड बाई 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उलट, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई 10 का उलट क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 6। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर ही जवाब जो है वो 1 आता है, सब चीज़ें कैंसिल होके, जैसे कि ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आसान सा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद पार्ट नंबर 9 की तरफ चलें, तो पार्ट नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि 19 है प्लस 12 है प्लस 8 है, और दूसरी साइड पे फिर 19 प्लस 12 प्लस 8 है, ठीक है। तो एक दफ़ा इधर ग्रुप बनाया गया है और एक दफ़ा इधर ग्रुप बनाया गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें ये बात बताई गई थी कि पेयरिंग करने से एडिशन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, A प्लस बी प्लस सी ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों को, ताकि वीक बच्चे जो उनको याद आ जाए, यानी कि अलग अलग पेयर बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो सेम ही रहता है। चाहे तो पहले इन दो को ऐड करके, जैसे इसका आंसर होगा 19 और 12 का, और उसमें 8 ऐड कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा हमारे पास। और इधर जो है 19 प्लस इन दोनों को ऐड कर दें और फिर जो आंसर होगा उसको 19 के साथ ऐड कर दें तब भी वही आंसर आएगा। तो अगर चीज़ें जहन में हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसे जो ग्रुपिंग चेंज करके बताया जाता है वो एसोसिएटिव के अंदर बताया जाता है। तो प्लस के हिसाब से बताया गया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ उसके बाद। तो ये लिख दिया मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी हो गया। इसके बाद 10 की तरफ चलें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करने के बाद 10th हमारे पास क्या है, उसमें भी यही चीज़ बताई गई है। अगर आप ध्यान से देखो कि ग्रुपिंग है, पहले इन दो की ग्रुप को सॉल्व करके बताया गया इन दो को, तो ये भी वही हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये तो आसान सा था, तो इसको लिख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 11 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें 89 है मल्टीप्लाई 1 के साथ है और यहाँ पे 89 आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर जहन में तो यानी कि 1 जो है एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही नंबर आ जाता है। और ये बात आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इन्वर्स के अंदर उल्ट की बात की जाती है, यहाँ पे उलट या आइडेंटिटी यहाँ पे इन्वर्स का कोई जिक्र नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है। अगर इन्वर्स की बात होती तो 89 के बाद 1 डिवाइड बाय 89 लिखा होता तब इन्वर्स होता, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क रखिएगा। यानी कि अब ये कौन सा है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी के अंदर ही वही आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद 12 की तरफ चलें तो 12 में क्या लिखा हुआ है कि
यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 बराबर है 46 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसमें जगह के हिसाब से बताया गया इस प्रॉपर्टी में कि जगह तब्दील करने से रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स की। तो ये हमें कम्यूटेटिव के अंदर बताया था ए मल्टीप्लाई बाय बी, जैसे कि बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप ए बी या बी ए इस तरह दोनों तरीके से यानी आगे पीछे करके इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, आप लोगों को जहन में भी आ गई होगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको आगे अगर चलना है तो अब तो पार्ट नंबर 13 के अंदर क्या बात कही जा रही है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट 27 प्लस 0 इज इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट 27 के। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये बात बताई गई है कि 0 एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दो या कोई भी नंबर 0 के अंदर ऐड कर दो, आंसर हमेशा वही इटसेल्फ रहता है। तो अब ये एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर ही वही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलें तो इसमें क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया गया कि जगह तब्दील करने से मल्टीप्लिकेशन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 ज़रब 6 और 6 मल्टीप्लाई 5, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कम्यूटेटिव के अंदर ये चीज़ बताई जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिख दिया मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट की तरफ चलें तो अब इसमें क्या बताया गया है कि पाए एक यानी कि नंबर है। ठीक है, तो पाए को अगर हम माइनस पाए के साथ डील करें, ठीक है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अब ये कौन सा है, ये इन्वर्स है, यानी कि पाए का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, माइनस पाए। ठीक है, जैसे 5 का इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, क्योंकि इनका आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। तो अब इन्वर्स तो एक कौन सा, मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, तो एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी। तो ये लिख दिया मैंने एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप पीछे से प्रॉपर्टी ज़रूर समझिए, क्योंकि आपकी ये जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नहीं समझेंगे। क्योंकि आपको 9th 10th में भी एक यानी 9th में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी इसकी, फिर आपको फर्स्ट ईयर में भी इसकी मिलेगी, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से अभी समझ के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में इस वक्त क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आप पार्ट्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बाय मिस्टेक उनसे ये लिखा गया है, जो कि इस गलती को वो नेक्स्ट ईयर ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मंथ है अगस्त है 2023, ये ईयर चल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए, और ठीक होने के बाद भी आप इसी वीडियो को देखें। तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, क्योंकि कुछ इस किस्म का क्वेश्चन ही ठीक होने के बाद आपकी बुक में प्रिंट होगा। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों बना पाया, क्योंकि आंसर जो है उसको सामने रखते हुए मुझे पता चल गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या लिखा जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप अपनी बुक में भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर इसी किस्म का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली चाहे आप अपनी बुक का पढ़ें जो कि ठीक होने के बाद होगा, या फिर मेरे क्वेश्चन को पढ़ लें, बात दोनों की एक ही होगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग दर्जेल का। ठीक है, यानी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब क्वेश्चंस का आपने एडिटिव इनवर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम करना है। तो इस किस्म का क्वेश्चन ये होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको याद ही होगा एडिटिव इनवर्स किसे कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहा जाता है। तो सॉल्व करते वक्त फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, 15 है पहला पार्ट, तो पहला पार्ट जो है यहाँ लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया 15। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर लेते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मालूम करने जाएँ तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स जैसे यहाँ पे 15 है, इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि हम रिज़ल्ट जो है वो 0 ला पाएँ। ठीक है,
तो इसके अंदर अगर हम -15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। कैसे? 15 बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -15 और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे तो देखिए 0 आ गया दोनों तरफ। ठीक है, तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं और इस बात को, वैसे ओरिजिनल तरीका तो यही होता है, लेकिन एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का यानी कि यहाँ पे इन्वर्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब होता है उर्दू में उलट या इंग्लिश में बोलूँ तो ऑपोजिट। तो एडिटिव इन्वर्स यानी कि साइन के लिहाज से, यानी प्लस माइनस के लिहाज से उलट आप लिखें। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव 15 लिखा हुआ है तो उसका उलट क्या होगा? -15। ठीक है, यानी इसके ओपोनेंट नंबर -15 होगा। जैसे पॉजिटिव 6 है तो इसका ओपोनेंट -6 हो जाएगा। तो ओपोनेंट नंबर ही एडिटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि ओपोनेंट नंबर को ही जब हम ऐड करवाते हैं तो ही हमारे पास जो है रिजल्ट 0 आता है। तो इसलिए कोई भी नंबर है ऑपोजिट साइन के साथ उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे 15 का क्या एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा? -15। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज -15। ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप लोगों को पता होगा, इन्वर्स का मतलब उल्ट। अब जैसे 15 है तो मल्टीप्लाई के लिहाज से इसका उलट क्या होगा? यानी कि एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर वे होता है कि एडिटिव इन्वर्स में रिजल्ट 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आता है। तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि रिजल्ट मेरे पास 1 आए? तो 1/15। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 1 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 15 से यानी 15 1 ज़ा 15 और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो जैसे 1/15 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 15। तो ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो 15 को अगर मैं 1/15 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है 1 आता है। तो 1/15 जो है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज 1/15। तो इस तरह से हमने एडिटिव इन्वर्स भी बता दिया 15 का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह पार्ट 2 जो है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया पार्ट नंबर 2। इसमें देखें हम कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो -27 का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। तो हम अगर इसके अंदर +27 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट 0 आ जाएगा। और शॉर्ट वे में हम जो ज़ुबानी याद करते हैं वो क्या होता है कि -27 का एडिटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं। तो एडिटिव इन्वर्स वही नंबर होता है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ होता है। तो माइनस का ऑपोजिट साइन जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो +27 जो है वो हमारा एडिटिव इन्वर्स है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट की सूरत में। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -27 इज़ 27। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कैसे मालूम करते हैं? -27 के साथ क्या हम मल्टीप्लाई करवाएं कि रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर आप इसके साथ -1/27 अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दी एंड 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इस बात को कैसे समझते हैं कि 27 का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो 1/27 होता है। तो इधर माइनस था तो इधर भी माइनस आ जाएगा। तो सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज कर देने से भी आप लोग शॉर्ट वे में ऐसे भी जहन में रखते हो कि उससे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -1/27। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने कंक्लूजन लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -27 इज -1/27। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगले की तरफ चलते हैं।
तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों के सामने 7 डिवाइड बाय 9 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 डिवाइड बाय 9 इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है इसके ऑपोजिट साइन के साथ यही नंबर ऐड कर देंगे, -7 डिवाइड बाय 9 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 9 बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में प्लस माइनस माइनस। तो 7 डिवाइड बाय 9, ठीक है, और आप ये एक दूसरे से ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो और शॉर्ट वे में कैसे हमने समझा था चीज़ों को कि 7 डिवाइड बाय 9 का ऑपोजिट साइन के साथ यही नंबर जो है क्या हो जाएगा, -7 डिवाइड बाय 9। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 डिवाइड बाय 9 इज़ -7 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है 7 डिवाइड बाय 9 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए। तो वो क्या नंबर होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे 7 डिवाइड बाय 9 था तो इसका रेसिप्रोकल या इसका उलट क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये 1 डिवाइड बाय 7 एक्चुअली कैसे होता है, जो बच्चे यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय 7। लेकिन हम क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो इसलिए आपको ये नंबर जो है हमेशा 7 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 7 नज़र आता है। लेकिन ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली ये चीज़ ऐसे ही होती है पूरी फ्रैक्शन में कि कोई भी नंबर है इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाय 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका रिजल्ट ही 1 आ सकता है। जैसे मैं इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ, 7 7 से कट गया, 9 9 से कट गया, तो पीछे 1 बच जाएगा। तो चलिए ये बात जो है ये भी स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में यहाँ पर लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 डिवाइड बाय 9 इज़ 9 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो हमें क्या बताना है, -9 डिवाइड बाय 16 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो -9 डिवाइड बाय 16 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +9 डिवाइड बाय 16। क्योंकि अपोजिट साइन के साथ होता है तभी रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आता है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब तो इसको यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की सूरत में बता देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में यहाँ पर लिख दिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9 डिवाइड बाय 16 इज़ पॉजिटिव 9 डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो -9 डिवाइड बाय 16 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और रिजल्ट जो है बदले में 1 आना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 9। ठीक है, माइनस था तो माइनस भी दरमियान में आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू +1 ही आ जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल जो है इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट की सूरत में लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में यहाँ पर लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9 डिवाइड बाय 16 इज़ -16 डिवाइड बाय 9। बस रेसिप्रोकल आपने लेना होता है। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं। अगले पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे सामने, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो -20 डिवाइड बाय 23 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 20 डिवाइड बाय 23, क्योंकि इसी के रिजल्ट से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटमेंट की सूरत में। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख लिया कि एडिटिव इन्वर्स जो है 20 डिवाइड बाय 23 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो उसमें क्या करेंगे हम, -20 डिवाइड बाय 23 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है तो 23 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो अब जो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो बदले में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन के इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 23 डिवाइड बाय 20। ठीक है, और -7 रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन भी साथ रहता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -23 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसके बाद ये पार्ट भी खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ऑब्वियसली बात है -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर जब हम -1 ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स भी पता चल गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ×1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो क्योंकि
ये सारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक बात समझने की शायद वीक बच्चों को समझ में ना आए कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 डिवाइड बाय 1। तो हम ऐसे नहीं लिखते 1 डिवाइड बाय 1 को, हमेशा हम रिजल्ट लिखते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 बाय 1, 1 के टेबल पे 1 चला गया तो पीछे 1 आंसर आ जाता है, तो इसलिए 1 लिखा है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जब भी नीचे डिनोमिनेटर में, ऐसे भी समझ सकते हैं सॉरी, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे 1 होता है तो उस 1 को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही बात एक्चुअली में कही जा रही है, लेकिन बोलने का अंदाज़ अलग अलग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बल्कि स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले। तो ये मैंने स्टेटमेंट्स लिख दी कि एडिटिव इन्वर्स जो है ऑपोजिट साइन के साथ आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे 1 का 1 डिवाइड बाय 1 था तो 1 1 से कैंसिल होके इन दी एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही आ जाएगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है ये भी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, -2 डिवाइड बाय 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो हमारे पास अगर इसका पॉजिटिव 2 डिवाइड बाय 3 ले लेंगे तो आंसर जो है 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो इट्स मीन के पॉजिटिव 2 डिवाइड बाय 3 जो है हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा वो भी अभी देख लेते हैं। तो -2 डिवाइड बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, माइनस का साइन ही रह जाता है, और 2 डिवाइड बाय 3 को उलट देंगे तो 3/2 या 3/2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ही 1 आएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो आप लोगों को पता चल गया, स्टेटमेंट्स में लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख दी, और उम्मीद करता हूँ समझ में इस बात को भी आप लोग गए होंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइन के साथ रेसिप्रोकल लिख दिया, और ये ऑपोजिट साइन के साथ लिख दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 7 डिवाइड बाय 2 का हो जाएगा -7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तभी इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 7 डिवाइड बाय 2 का, वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तभी इसका आंसर जो है 1 आएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट्स में दोनों आंसर्स लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट में जो है आपके आंसर लिख दिए, 7 डिवाइड बाय 2 का एडिटिव इन्वर्स -7 डिवाइड बाय 2, 7 2 का 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद रफ अमल को मिटा दीजिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, 5 डिवाइड बाय 7, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके पास 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसी बुक के जब आप आंसर्स में देखेंगे तो आंसर्स 11 क्वेश्चंस के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 डिवाइड बाय 7 वाला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में प्रिंट करने वाले लिखना भूल चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आपकी बुक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आंसर के अंदर इसका आंसर मौजूद है। तो हम जिनकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ वो लिख लीजिए, और जिनकी नई बुक्स आ चुकी हैं तो उम्मीद करता हूँ उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है क्वेश्चन, आपको प्रोसीजर तो समझ में आ गया। 5 डिवाइड बाय 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो -5 डिवाइड बाय 7 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके अलावा अब 5 डिवाइड बाय 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आंसर आ जाए। तो इसको 7 डिवाइड बाय 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेसिप्रोकल से, तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये दो आपके पास आंसर आ गए। स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गई हमारी स्टेटमेंट्स। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 डिवाइड बाय 7 का है -5 डिवाइड बाय 7, ठीक है। और इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 5 डिवाइड बाय 7 का 7 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको अगर देखें तो -7 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो इसमें कैसे पता चलता है कि इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास जो है 0 रिजल्ट आ जाए। तो +7 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तभी 1 आंसर आ जाएगा। ये तो आसान सा था। चलिए स्टेटमेंट्स में लिख देते हैं। तो ये आगे स्टेटमेंट्स। तो -7 का एडिटिव इन्वर्स है +7, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है -7 का -1 डिवाइड बाय 7, यस बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के सामने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -12, ठीक है, तभी 0 आ जाएगा। और 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 12, तभी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 का एडिटिव इन्वर्स है -12, और 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आप लोगों का ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग के दरअसल क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो किसे कहा जाता है। तो चलिए पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी को समझते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बाद वन बाय वन हम यहाँ पर आकर बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो चलिए अपने नोट पैड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ की हेडिंग आ गई। ज़्यादातर इस टॉपिक को इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन आपकी क्वेश्चन के अंदर इसे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से लिखा गया। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का मतलब आप लोग ये माइंड में रखिएगा, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात ही इसमें की जाती है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ का पता होना चाहिए इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले। तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मुख्तसर बता देता हूँ। देखिए इनइक्वालिटी के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है इक्वालिटीज़। इक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, बराबर, कि दो चीज़ें आपस में बराबर हैं। ठीक है, या दो नंबर आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वल के अलावा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान आपस में रिलेशन बन सकता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान आपस में रिलेशन बन सकता है। और वो रिलेशन या ताल्लुक़ कैसा बनेगा, वो बड़े का और छोटे का बनेगा। जैसे कि इनइक्वालिटीज़ के अंदर आप जो भी सिंबल ज़्यादातर देखते हैं वो ऐसे नज़र आते हैं। ठीक है, इनका मतलब ही ये ग्रेटर देन और लेस देन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा नंबर होगा, जो भी नंबर होगा। जैसे कि 5 जो है वो 3 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान आपस में ताल्लुक़ बना ना, लेकिन वो ताल्लुक़ इक्वल का नहीं है। ठीक है, तो इक्वल के अलावा जो भी रिलेशन बनता है उसे इनइक्वालिटी का रिलेशन कहा जाता है। तो अभी हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है इसको एक बार आपको बताता हूँ। इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी दो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं या बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। ठीक है, तो क्या हुआ इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब कि ये बोल रही है कि ए और बी दो नंबर हैं। ठीक है, जो कि रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं, यानी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ए और बी जो हैं वो क्या है, रियल नंबर हैं। ठीक है, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि कोई से दो रियल नंबर होते हैं तो उनके दरमियान इन तीनों में से एक रिलेशन ही बन सकता है। ठीक है, जैसे कैसे बन सकता है, या तो ये जो पहले आपको ये समझना होगा, शायद आप लोगों को ना पता हो। ठीक है, कि जिसकी तरफ ये कॉर्नर होता है वो नंबर जो होता है कौन सा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है, इसको मैं पहले मिटा दूं, ये कॉर्नर लगे ताकि आप लोगों को, और जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो नंबर जो होता है वो बिग होता है, यानी बड़ा होता है। जैसे ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 6, तो 6 नंबर से बड़ा नंबर इधर मुझे लिखना होगा, जैसे 7 लिख देता हूँ। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको पढ़ते कैसे हैं, 6 इज़ लेस देन 7, यानी कि 6 जो है वो 7 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगेन से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इसको रिवर्स करते हैं कि जिसकी तरफ ये कॉर्नर होता है, ठीक है, ये कॉर्नर जिसकी तरफ कॉर्नर होता है स्मॉल, ठीक है, और जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो बिग नंबर होता है या ग्रेटर नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है इसको देख लेते हैं कि ए जो है वो या तो बी से छोटा होगा, और का मतलब या, ठीक है, या तो ए हो सका, यानी या तो ये होगा कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या फिर ये रिलेशन हो सकता है दो नंबर के दरमियान ए जो है वो बी के इक्वल होगा, यानी कि रियल नंबर में से कोई से भी दो रियल नंबर हो। अभी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रियल नंबर में से कोई भी दो रियल नंबर हो जैसे ए और बी, तो या तो उनके दरमियान ये रिलेशन होगा, या ये रिलेशन होगा, या फिर ये रिलेशन होगा, इन तीनों में से एक रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे अब मिसाल मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए हम रख लेते हैं इक्वल टू 7 और बी रख लेते हैं हम समझने के लिए 10 के इक्वल। ठीक है, तो अब ए और बी के हिसाब से अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए जो है, यानी इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं लिख दूँगा 7, ठीक है, और ये सिंबल आ गया, और ये बी की जगह 10 लिखना है तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे
10, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिलेशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए जो है 7 और यहाँ पे ग्रेटर का ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। और यहाँ पे कौन सा रिलेशन है कि 7 जो है इक्वल 10 के, यानी कि ए और बी की जगह मैंने नंबर्स लिख लिए, ठीक है। ये तीनों, अब जैसे कि मैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि तीनों में से एक रिलेशन ही दुरुस्त साबित हो सकता है, तो इन तीनों में से एक ही होगा। ये रिलेशन हमें क्या कहता है? ये रिलेशन हमें ये कहता है कि 7 जो है वो छोटा नंबर है 10 से, या फिर इंग्लिश में पढ़ूँ तो 7 इज़ लेस देन 10। 7 जो है 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये बात तो ट्रू है, ठीक है, यानी कि ये ठीक है। क्या 7 जो है बड़ा है 10 से? नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। 7 क्या इक्वल है 10 के? नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि दो नंबर जैसे 7 और 10 मैंने ले लिया, आप कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं, -7 और 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई से भी रियल नंबर में से दो नंबर ले लीजिए और वो दो नंबर के दरमियान इन तीनों में से एक बात ही सही साबित होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में प्रूफ करके दिखाई, 7 और 10 को तीनों कंडीशन के अंदर लिख दिया और इन तीनों के अंदर से एक ही बात सही हुई, वो ये वाली, ठीक है। तो यही ट्राइकोटोमी हमें बताती है। तो फाइनली समझ क्या आया इस प्रॉपर्टी से? हमें समझ ये आया कि कोई से भी दो रियल नंबर हों, उनके दरमियान इन तीनों में से कोई सा एक रिलेशन ही बन सकता है, ठीक है, बाकी दो गलत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से मैंने बता भी दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर और ना ही इतनी कोई मुश्किल है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल थी आप लोगों की, तो इधर आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा नीट इधर लिख देता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा बेहतर करके लिख दिया। तो इस तरह से ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है आपने समझ ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को अगली प्रॉपर्टी यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बात समझाई गई है? इस प्रॉपर्टी में 3 नंबर के हवाले से बात की गई है। क्या बात की गई है पढ़ लेते हैं। पहले में स्टेटमेंट में लिखा है फॉर ऑल, तमाम नंबर जो कि जैसे कि ए बी सी ये तीनों नंबर हैं और ये तीनों नंबर जो हैं वो बिलोंग्स टू यानी ताल्लुक़ रखते हैं किससे? रियल नंबर से। तो 3 रियल नंबर के हिसाब से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर बात की गई है। और क्या बात की गई है? इफ़ अगर ए जो है वो बी से बड़ा हो एंड और बी जो है वो सी से बड़ा हो, देन तो फिर रिजल्ट इसका ये बताता है कि ए जो है वो बी सी से बड़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी, काफ़ी बच्चों को शायद समझ में ना आए, लेकिन इसकी एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को ईजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस चीज़ को यानी इसके इसको ही नीचे लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है या फिर ऐसा करता हूँ इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नीचे करूँगा तो अब आपको इजीली मैं नंबर की मदद से बात समझा पाऊँगा, ठीक है। जैसे अब आप देखिए, इफ़ अगर ए बी सी के हवाले से ना ए हम बराबर रख लेते हैं लेट्स सपोज 8 के, बी बराबर रख लेते हैं हम यहाँ पर 5 के, ठीक है, और सी बराबर रख लेते हैं 4 के। अब आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकती है। वो ये कहता है इफ़ अगर ए की जगह हम रख दें 8 और 8 इज़ ग्रेटर देन बी की जगह 5 रख दिया, तो ये बात तो सही है। अगर 8 जो है वो 5 से बड़ा हो एंड और, ठीक है, उसके बाद बी किसके इक्वल था? 5 जो है वो बड़ा हो किससे? सी से। सी इक्वल रखा 4 के। तो देन उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या कि पहला नंबर जो है वो भी लास्ट नंबर से बड़ा होगा, यानी ए जो है वो सी से बड़ा होगा। तो ए जो है वो 8 के इक्वल था और सी जो है वो 4 के इक्वल था। तो ये बात बिल्कुल देखिए सही साबित हो गई। बेसिकली थोड़ी और कोशिश करूँ आप लोगों को बताने की कि अगर कोई से 3 नंबर हो, उन तीनों का आपस में ताल्लुक़ हो, ताल्लुक़ कुछ इस तरह से हो कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब पहला नंबर दूसरे से और दूसरा तीसरे से बड़ा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पहला नंबर जो है वो आखिरी नंबर से भी बड़ा होता है। जैसे 8 अगर 5 से बड़ा है और 5 अगर 4 से बड़ा है, तो 8 जो है वो 4 से भी बड़ा होगा। थोड़ी अजीब सी बात है एक्चुअली। तो ये सारी जो बात मैं आपको कर रहा हूँ ये सारी हमें ज़ुबानी पता है, क्योंकि आसान सी बात है कि भाई अगर जैसे इस बात को थोड़ा इस तरह से समझें, अगर आसिफ एक बंदा आसिफ रख लेते हैं, एक बंदा चलो वकास ही रख लेते हैं, ठीक है, और एक बंदा रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे उस्मान रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी इनके दरमियान अगर रिलेशन बनाएं, ठीक है, तो आसिफ की हाइट जो है वो वकास से बड़ी है, ठीक है, और वकास की हाइट जो है वो किससे बड़ी है? उस्मान से बड़ी है, ठीक है। देन फिर अब
अगर रिलेशन बनाया जाए तो क्या आसिफ की हाइट उस्मान से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आंसर आता है कि आसिफ की हाइट भी उस्मान से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये एक आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात को समझ सकते हैं कि 3 लोगों की हाइट के बारे में भी बात की गई है। आसिफ, अब आप समझ पाएंगे, आसिफ, वक्कास और उस्मान, इन तीनों के हाइट की बात की गई, तीनों के कद की बात की गई। अगर आसिफ का कद जो है या हाइट जो है वकास से बड़ी होगी और वकास की हाइट जो है उस्मान से बड़ी होगी, तो ऐसे में क्या आसिफ की हाइट उस्मान से बड़ी होगी? यस, बिल्कुल, आसिफ की हाइट भी उस्मान से बड़ी होगी। तो बस यही बात इसमें बताई गई है। मैं जितनी बार भी बताऊं, मकसद इसका यही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब नीचे वाली जो लाइन है इसमें भी यही बात कही जा रही है। मैं इसको ऊपर करके आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही बात की जा रही है कि पहले लार्जर के हिसाब से बात की गई थी, अब स्मॉलर के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, जैसे ए हमने रखा था 8 के इक्वल, और सॉरी अब थोड़ी तरतीब हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वही नंबर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ए हम रख लेते हैं यहाँ पर 2 के इक्वल, और बी रख लेते हैं 5 के इक्वल, और सी रख लेते हैं 6 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो यस बिल्कुल 2 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, एंड और बी जो है सी से छोटा है, तो बी किसके इक्वल है? 5 के, और सी जो है वो किसके इक्वल है? 6 के। यस बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या पता चल रहा है कि अगर पहला यानी एक नंबर जैसे 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो ऐसे में फिर 2 जो है वो भी 6 से छोटा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो 6 से छोटा ही है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। मैं एग्जांपल्स को थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इन बातों को अच्छे से नोट डाउन कर सको। तो ये मैंने दोनों एग्जांपल्स लिख दी, जिसमें आप यानी कि ये 1 की एग्जांपल ये हो गई, सेकंड की एग्जांपल ये हो गई, और अब आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ट्रांजिटिव। अगली जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी के ऊपर कि एडिशन प्रॉपर्टी जो है इनइक्वालिटी की ये क्या बोलती है। तो ये भी 3 नंबर से रिलेटेड बात ही हमें बताती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो फॉर ऑल ए बी सी जो कि बिलोंग्स करते हो आर, यानी कि जो भी जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे ए बी सी, वो सारे के सारे किससे ताल्लुक़ रखते हैं? आर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसमें क्या बात कही गई है? इफ़ अगर ए जो है इज़ लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से छोटा हो, देन फिर तो ए के अंदर कोई सा भी सी आप ऐड कर दीजिए और बी के अंदर भी कोई सा नंबर सी ऐड कर दीजिए। इससे जो है इसके सिंबल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर भी ये ए जो है बी से छोटा था, कोई सा भी नंबर ऐड कर लो ए और बी के अंदर, तब भी वो छोटा ही नंबर रहेगा। जैसे मिसाल जो है उससे ये बात समझ में इजीली आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल अगर लिखें, ए जो है वो बराबर हम रख लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ कोई भी नंबर आप, क्योंकि रियल नंबर की बात की गई है, रियल नंबर के अंदर से कोई से भी नंबर रख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि समझना चाह रहे हैं तो कोई से 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि ए बराबर रख लेते हैं 5 के और बी बराबर रख लेते हैं 7 के। ठीक है, तो यहाँ पे बी 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब आप देखिए इसको मैं डील करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देते हो नंबर 1 का, ताकि एग्जांपल को आप रिलेट कर सको, और इसको नाम दे देते हैं नंबर 2 का। ठीक है, तो नंबर 1 के हिसाब से देखें तो अगर ए जो है बी से छोटा हो, तो जैसे कि ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 7 है, तो 5 जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है मैंने इसके मुताबिक बिल्कुल सही सेट कर ली। तो अगर ए जो है बी से यानी 5 जो है वो 7 से छोटा है, और अगर सी कोई सा भी नंबर रख लो आप, चाहे जैसे मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो ए के अंदर भी सी ऐड करूँ और बी के अंदर भी सी ऐड करूँ, तब भी जो ये वाला एंड जो है वो इस वाले एंड से छोटा ही रहेगा। यानी कि इनकी इक्वलिटी के अंदर, इनके रिलेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, 5 के अंदर में सी मैंने 4 के इक्वल रखा है, 4 ऐड कर देता हूँ, और सिंबल का रुख ऐसे है, और यहाँ पे 7 के अंदर भी
4 ऐड कर देता हूँ तो कितने बन जाएंगे 5 और 4 9, ठीक है, और 7 और 4 कितने हो जाएंगे 7 8 9 10 11 11। तो अब अभी भी देखिए ये वाला एंड जो है 9 जो है वो छोटा है 11 से, ठीक है। तो इसमें इस पूरी प्रॉपर्टी में अभी ये बात बताई गई है कि ए और बी कोई से भी दो रियल नंबर हों और उन दोनों के अंदर कोई भी नंबर ऐड कर लो, उससे उनके रिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो साइड छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। जैसे 5 और 7 की एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे 5 के अंदर हम -2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी 7 के अंदर जो है -2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि -2 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं छोटा रहता है या नहीं रहता, ठीक है। तो अब अगर देखें तो 5 -2 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 7 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 गए तो पीछे बच गया 3, और इधर जो है 7 में से 2 गए तो पीछे बच जाएगा 5। तो अभी भी देखिए ये वाला एंड जो है वो सेम रिलेशन के साथ मौजूद है। तो समझ में क्या आया? समझ में हमें ये आया कि दो नंबर्स जिनके दरमियान लेस देन और ग्रेटर देन का साइन या रिलेशन मौजूद हो, उसके अंदर कुछ भी ऐड कर दो, उससे उन पर उनके रिलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एग्जाम्पल को प्रॉपर वे से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यस, मैंने एग्जाम्पल को ये प्रॉपर वे से लिख दिया, 5 और 7 और सी को 4 के इक्वल, और यहाँ पे ये इनका रिलेशन जो है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह अभी तो ये लेस देन के हिसाब से बात की गई थी कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो तो उनके अंदर कुछ भी ऐड कर लो, वो पहला एंड जो है वो रिलेशन जो है वो वैसा ही बरकरार रहता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ग्रेटर के हिसाब से बात की गई है। अब अगर आप इधर देखें तो इधर सिंबल ऐसा है, तो इसमें भी वही बात की जा रही है कि अगर एक नंबर जो है दूसरे नंबर से बड़ा हो तो उसके अंदर कुछ भी ऐड कर लो, जो नंबर बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। तो जैसे कि इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें अगर यहाँ पर, तो ए जो है वो मैं इक्वल रख लेता हूँ। यहाँ पे अब चेंज करना पड़ेगा रिलेशन को ठीक करने के लिए। तो ए जो है अगर रखें हम 10 के, ठीक है, ए रख लेते हैं 10 के, बी रख लेते हैं 8 के, ठीक है, और सी रख लेते हैं 2 के। तो अब आप यहाँ पे देखिए ए जो है वो बड़ा है तो बड़ा नंबर 10 कर लेते हैं, और ये बड़े का सिंबल आ गया, ठीक है, ओपन एरिया इसकी तरफ। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी किसके इक्वल रखा है 8 के, तो ए आ जाएगा 8, ठीक है। अब जो है इसके दोनों के नंबर के अंदर कुछ भी ऐड कर दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 10 के अंदर मैं ऐड कर दूँ सी, तो यानी ये ऐड 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा 10, दूसरा है 8, सॉरी 8 के अंदर भी 2 ऐड कर दूं तो अब देखिए ये 12 और ये 10, ठीक है। तो अभी भी ये एंड जो है या ये रिलेशन जो है नंबर्स का आपस में वैसे का वैसा है। तो इस सारी बात से हमें समझ में एक बात आई कि दो नंबर के दरमियान इक्वलिटी के अंदर अगर कोई रिलेशन मौजूद है तो कुछ भी ऐड करो दोनों तरफ, और कुछ भी यानी कुछ भी ऐड करो दोनों तरफ, उससे उस रिलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आसान सी थी। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको एडिशन की प्रॉपर्टी समझ में आए तो सब्ट्रैक्शन की भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। एडिशन का मतलब ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी वही बात कहती है कि कोई से 3 नंबर हों ए बी सी जो कि बिलोंग करते हों रियल नंबर से, तो उनके दरमियान अगर कोई रिलेशन है ग्रेटर देन और लेस देन का, तो उसके बाद पहले नंबर के अंदर भी कुछ भी आप माइनस कर लीजिए, दूसरे नंबर से भी सेम वही नंबर माइनस कर लीजिए। इससे उनके रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं रह पड़ेगा, जो बड़ा था वो बड़ा रहेगा, जो छोटा था वो छोटा नंबर रहेगा। अब जैसे इसको नाम दे देते हैं, हम इनको मिटा के नाम दे देते हैं ताकि एग्जाम्पल को आप इनके साथ रिलेट कर सको। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो ए अगर एक नंबर ले लें, जैसे ए बराबर रख लेते हैं हम 3 के, ठीक है, और बी बराबर रख लेते हैं, अब बी बड़ा नंबर हमें रखना है, ठीक है, ताकि ये रिश्ता या ये रिलेशन जो है ऐसे ही दिखाया जा सके। तो बी हम रख लेते हैं 5 के, ठीक है, और सी कोई नंबर रखें तो वो हम रख लेते हैं 6, या छोटा नंबर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए रिलेशन हमारे पास क्या है, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो इसको अगर नंबर की फॉर्म में देखें तो ये यस बिल्कुल ही है, ए जो है वो 3 के इक्वल है और 3 लेस देन जो है वो किससे, वो 5 से। तो ये रिलेशन ही बरकरार रहेगा अगर आप इधर भी कुछ भी माइनस कर दो और वही नंबर इधर भी माइनस कर दो। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे तो येलो कलर ही करना होगा मुझे, तो यहाँ पे कर लेते हैं देन, ठीक है। तो अगर ए के अंदर से भी सी माइनस कर दूँ
और बी के अंदर से भी सी माइनस कर दूं तो सेम रिलेशन जो है वो इनके दरमियान रहेगा, उनका दरमियान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अब देन लिखें इसी बात को प्रूव करने के लिए, 3 के अंदर से भी सी माइनस कर दूं और बी के अंदर से भी सी माइनस, सॉरी बी लिख दिया मैंने, बी कौन सा नंबर है 5, ठीक है। तो 5 के अंदर से भी सी माइनस कर दूं, सी हमने 2 के इक्वल रखा था, इधर से भी 2 निकाल देते हैं, इधर से भी 2 निकाल देते हैं। तो अब देखिए 3 में से 2 गया तो पीछे बच गया 1, और इधर 5 में से 2 गया तो पीछे बच गया 3, ठीक है। तो अब अभी भी आप देखिए जो ग्रेटर देन और लेस देन का रिलेशन इधर था वो ही इधर मौजूद अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, हमें ये बात पता चली कि यानी कि दो नंबर हो, कोई से भी रियल नंबर, उनके दरमियान कोई सा भी रिलेशन हो, और उस रिलेशन में दोनों तरफ अगर कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो या माइनस किया जाए तो इससे उनके रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में प्लस के अंदर बात की थी, ठीक है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे यानी कि लेस देन की बात की गई थी, इधर ग्रेटर देन के हिसाब से बात की गई है, वही बात है वैसे ही है, ठीक है। इसको लिखूंगा तो आप लोग इसको भी समझ लोगे। जैसे इधर 2 कर लेते हैं, 2 के अंदर अगर देखें तो क्या रिलेशन है हमारे पास, ए इज़ ग्रेटर देन बी देन, ठीक है, ए के अंदर से भी कुछ माइनस कर दो और बी के अंदर से भी कुछ माइनस कर दो, इससे इस रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, ए रख लेते हैं 6 के इक्वल, बी रख लेते हैं 3 के इक्वल, ठीक है, देन सी रख लेते हैं 2 के इक्वल, ठीक है। अगेन तो 6 में से भी 2 निकाल दो और 3 में से भी 2 निकाल दो, तो सेम रिलेशन रहेगा। 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। तो अब देखिए 4 अभी भी बड़ा है 1 से, जैसे कि 6 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिखा जाने वाला हर नंबर या हर चीज़ जो है इजीली समझ में आ रही होती है, ठीक है। तो आपकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी हो गई, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। तो इसमें दो बात ही की जा रही है। जैसे पहले क्या बात की जा रही है कि अगर a जो है वो छोटा नंबर हो b से, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एंड लिख देते हैं, c कोई सा भी नंबर हो लेकिन वो 0 से बड़ा नंबर होगा। c जो भी नंबर हो, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 से बड़ा नंबर हो, और उस नंबर को a से भी मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, और b से भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ऐसे में इनका रिलेशन जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। c को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दो, इधर भी करवा दो। तो अब इस बात को हकीकत में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये वाली लाइन जो है वो यही लाइन है, ठीक है। नीचे बस मैंने लिख ली, तो इसी नीचे ही फिल कर देता हूँ, उसके बाद अलग से एग्जांपल लिख दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो जैसे a जो है वो इक्वल रख लेता हूँ 5 के, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ a 5 के इक्वल रख लेते हैं, और b जो है 8 के इक्वल रख लेते हैं, और c जो है 2 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी नंबर कर सकते हो, रियल नंबर से ताल्लुक़ होना चाहिए उन नंबर्स का। तो a जो है अगर मैं 5 के इक्वल रखूँ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 इज़ लेस देन b, 8 के इक्वल रखा तो 8, तो ये बात सही साबित हो गई ना, 5 जो है वो छोटा है 8 से, ठीक है। अब एक और कंडीशन इसने दी थी कि c जो है कोई भी नंबर कर लो आप, तो हम 2 कर लेते हैं क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है 0 से, ठीक है। अब 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो a क्या था 5, ठीक है, और b क्या था हमारे पास, यहाँ पे अभी b लिखते हैं, b हमारे पास 8, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16। तो अभी भी आप देखिए इनके दरमियान रिलेशन जो है वही वाला बरकरार है, ठीक है। तो यहाँ से पता ये चला मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी अगर दो नंबर्स आपस में मौजूद हो जिनके दरमियान ग्रेटर देन और लेस देन का ताल्लुक हो, तो दोनों तरफ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करवा लो, उससे उस रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमने करवा दिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और ये एग्जाम्पल जो है आप लोगों की यहाँ पर लिख देता हूँ, तो किसी और कलर में लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको रिलेट कर पाओ, इसको मिटा के। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, 5 8 के हिसाब से 2 जो है वो रखा है, और ये आप लोगों को जो समझाया था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर अगर 2 के अंदर देखें तो उसमें भी यही बात की गई है, ठीक है, कि अगर a क्या बात की गई है, बस 0 यानी c के हवाले से, पहले c हमने बड़ा रखा था, अब c जो है हमने छोटा रखा है, ठीक है। तो c अगर छोटा रखेंगे तो इसका साइन जो है वो बदल जाएगा। तो अब कैसे बदलेगा ये चीज़ देखते हैं। जैसे a जो है वो छोटा हो b से, एंड
सी जो है वो भी छोटा हो 0 से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ सी को अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो अभी करके देखते हैं साथ साथ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे ए हमने रखा था 5 के, तो 5 ही रख लेते हैं, और बी हमने रखा था 8 के। तो सी जो है हम कौन सा रखें, 0 से छोटा, तो -2 कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये 0 से छोटा हो गया। देन अब एक ए के साथ ए क्या था, 5 के साथ भी यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करवाना था ना, 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दे -2, और बी जो है 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दे -2, ठीक है। इन तो अब आप देखिए साइन बदलता है, जैसे अब यहाँ पे मौजूद साइन कौन सा होगा, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करा के ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो -10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, -16, ठीक है। अब माइनस के अंदर जो है छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे आपने देखा होगा यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 होता है। तो अब माइनस के नंबर में क्या, -1 जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह -3 से बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है। तो माइनस के अंदर जो है, अब इस बात को नंबर लाइन के अंदर आपको समझना चाहिए, मुख्तसरी बता सकता हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। माइनस के अंदर जो छोटा नंबर यानी कि -1 जो है, यानी जो नंबर जितना इधर की तरफ होगा वो उतना बड़ा होगा। जैसे -1 -2 से भी बड़ा है, और -3 से भी बड़ा है, -4 से भी, -5 से भी, ठीक है। इसी तरह यानी उलट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अब अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो -10 जो है वो राइट साइड पे मौजूद होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे। यहाँ पे लेट्स सपोज -10 है, और -16 जो है लेट्स सपोज ऐसे सारे डिजिट्स आएंगे और यहाँ पे -16 आ जाएगा। तो -10 जो है वो बड़ा है -16 से, तो सिंबल हमारा क्या बन जाएगा, सिंबल हमारा बनेगा, इसको रिवर्स करते हैं, सिंबल बन जाएगा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखिए पहले रिलेशन में सिंबल कैसे था, पहले रिलेशन में सिंबल ऐसे था। तो पता क्या चला, अगर 0 जो है अगर कोई यानी कि कोई भी दो रियल नंबर हों, जैसे कि 5 थे और 8 थे, ठीक है, इनके दोनों तरफ अगर 0 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, जैसे कि हमने -2 मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका जो ये रिलेशन है ये बदल जाएगा, ठीक है। ये बदल के क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल फॉर्म में, इधर ऐसे था ए बी के दरमियान, और इधर जो है वो ए बी के दरमियान ऑपोजिट सिमत में चला गया, ठीक है। तो थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि जब भी 0 से छोटा नंबर दोनों तरफ रियल नंबर के मल्टीप्लाई करवाएंगे इन इक्वालिटी के अंदर, तो उनका रिलेशन जो है वो उलट जाएगा, छोटा बड़ा बन जाएगा और बड़ा छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो डिवीन प्रॉपर्टी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ अगर ए जो है वो बी से छोटा हो एंड सी जो है वो 0 से बड़ा हो, और सी को अगर फिर डिवाइड करवाया जाए तो इनके दरमियान जो रिलेशन था शुरू में वो वैसा ही रहेगा। तो इस चीज़ को हम नंबर से या एग्जांपल से प्रूफ करके देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। नंबर 1 दे देते हैं, इसको नाम नंबर 2 का दे देते हैं। तो नंबर 1 की एग्जांपल के ऊपर बात की जा रही है। तो ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, तो ए हम रख लेते हैं लेट्स सपोज 6, और बी हम रख लेते हैं हम यहाँ पे 9, ठीक है। तो ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 जो है वो इज़ लेस देन 9, ठीक है। अब इसके बाद सी एक नंबर हमें चाहिए जो कि 0 से बड़ा करने, ठीक है। तो हम सी जो है वो इक्वल 3 के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसके बाद जो कंक्लूजन है वो देखते हैं सही साबित होता है या नहीं होता। तो ए को अगर डिवाइड करवाया जाए, ठीक है, किससे, 3 से, तो ए जो है हमारे पास क्या है 6, और इसको भी डिवाइड करवा दो 3 से, और उसके बाद सिंबल ऐसे का ऐसा रहेगा, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद 9 जो है उसको भी डिवाइड करवा दो 3 से। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। तो ये जवाब आता है 3 2 द 6 और 3 3 द 9। तो पीछे हमारे पास बच जाता है 2 और यहाँ पे 3, और दरमियान में लेस देन का साइन ऐसे था तो ऐसे। तो ये बात तो बिल्कुल सही यानी कि साबित हो चुकी है कि दो रियल नंबर के दरमियान अगर आपस में इन इक्वालिटी का ताल्लुक हो तो कोई भी नंबर इनसे जो 0 से बड़ा होगा डिवाइड किया जाएगा तो वो अपना वैसा ही
रिलेशन रहेगा जैसे कि शुरू में था। जैसे 6 और 9 के दरमियान कॉम्बिनेशन ये था कि 6 जो है वो छोटा है 9 से, ठीक है। तो हमने 3 को दोनों तरफ डिवाइड करवाया, तब भी ये वाला एंड जो है इस एंड से छोटा ही रहा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ग्रेटर का साइन अगर डाल देंगे तब भी यही चीज़ रहेगी, ठीक है। अब अगर 0 से बड़ा अगर नंबर डिवाइड करवाएं तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता, और 0 से छोटा नंबर अगर डिवाइड करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड में हमें ये बताया गया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ कैसे है। तो हमें दो नंबर ए और बी, तो ये 6 और 9 ही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम 2, ठीक है। तो 6 इज़ लेस देन किससे है 9, ठीक है, ए भी हो गया। एंड अब हमें सी जो है छोटा करना है 0 से, तो छोटा नंबर अगर 0 से छोटा कौन सा करें, -3 कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक जैसे नंबर होगा क्योंकि ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर कंक्लूजन क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3, सॉरी -3, और यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाय -3, ठीक है। तो 3 2 द 6 और 3 3 द 9, तो पीछे बच जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। अब आप अगर इनके साइन को देखें तो इधर 6 छोटा था और 9 बड़ा था, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इधर अगर हम ऐसे करें तो 2 छोटा है और -3 बड़ा है, नहीं ये चीज़ गलत साबित हो गई, क्योंकि माइनस के अंदर जो है ऑपोजिट होता है, यानी कि -2 जो है वो बड़ा है और -3 जो है वो छोटा है। तो इसलिए ये सिंबल अब ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये सिंबल अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर जो 0 से छोटा होगा उसको किसी भी दो रियल नंबर के साथ डिवाइड करवाया जाए तो उनके दरमियान जो रिलेशन का सिंबल होता है उसका रुख जो है, उसकी साइड जो है वो बदल जाती है। जैसे इधर ये दोनों 6 यानी कि फर्स्ट एंड छोटा था और सेकंड एंड बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जब हमने डिवाइड करवाया तो फर्स्ट एंड बड़ा हो गया और सेकंड एंड जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है। तो बेसिकली आप लोग समझ रहे होंगे कि इनइक्वालिटीज़ के आगे क्लासेस में जाएंगे तो क्वेश्चंस होंगे, तो आपको यही बात सीखनी है कि दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ के अगर नंबर डिवाइड करवाया जाए तो सिंबल जो है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है उनके दरमियान वाला, ठीक है। तो बस यही बात बताई गई है। डिवीजन हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक और आइडेंटिटी बाकी है, उसको लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ अगर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों जो है पॉजिटिव हों, और बोथ आर नेगेटिव, दोनों जो है नेगेटिव हों, देन तो उस सिनेरियो में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ए जो है अगर दोनों पॉजिटिव हों और ए और बी के दरमियान ये रिलेशन हो कि ए जो है वो बी से छोटा है, और फिर दोनों तरफ इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिए जाएं, तो ऐसे सिनेरियो में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि ये जो डायरेक्शन है इन इक्वलिटी के सिंबल की ये उलट जाती है, ठीक है। जैसे इधर ए पहला नंबर जो है वो छोटा था और इधर जो है जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो पहला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि जैसे पिछले यानी कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये पॉइंट अलग होता था एक और ये पॉइंट अलग होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर एक ही बात बताई जा रही है, ठीक है। या जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए अगर बी से छोटा हो और दोनों तरफ इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिए जाएँ तो इनका जो दरमियान वाला सिंबल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। नीचे वाले में बस वो ये बात बता रहा है कि यही बात जो ऊपर वाली है, बस इधर जो है ए जो है छोटा रखा है, इधर जो है ए बड़ा रख दिया, लेकिन बात वही है कि अगर ए ग्रेटर देन बी भी रख लो और उसके बाद इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो, तो आप देख सकते हो कि इसके डायरेक्शन जो है सिंबल के चेंज हो गए। तो कंक्लूजन क्या, एग्जाम्पल से पहले समझने की बात यह है कि जब भी इन इक्वालिटी के अंदर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है तो मिडल जो सिंबल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती ही है, ठीक है, लाजमी होती है, चाहे दोनों नंबर पॉजिटिव हों चाहे दोनों नंबर नेगेटिव हों। अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के हिसाब से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे पहली के हिसाब से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव की एग्जांपल दें तो ए रख लेते हैं 2 के इक्वल और बी रख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं 4 के इक्वल, ठीक है। अब ए जो है वो 2 हो गया और बी जो हो गया 4, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 4, तो हमारी एग्जांपल ठीक बैठती है, ठीक है। आगे अगर चलें तो फिर क्या हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, और
4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/4। अब इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। क्यों ऐसे हो जाएगी? क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। आप कैलकुलेटर पे देखेंगे ये तो ज़ुबानी पता चलता है 1/2 हाफ होता है यानी 0.5 होता है, और 1/4 जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर पे वीक बच्चों को इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो 1/4 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं 0.25। तो अब 0.5 जो है वो बड़ा है और 0.25 जो है वो छोटा है, तो इसलिए ये डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही चेंज हुआ है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है इन इक्वलिटी में तो वो सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, अगर दोनों नंबर जो हैं पॉजिटिव हों। तो अगर नेगेटिव हो उसके अंदर भी चेंज हो जाता है, उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं, लेकिन इस बार जो है ए हम रख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ए की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, और बी की वैल्यू रख लेते हैं -2। ठीक है, तो दोनों नंबर्स माइनस के रख लिए, तो इसी के अंदर फिट करके देख लेते हैं माइनस के नंबर भी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ए की वैल्यू -3, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है -2। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि -3 जो है वो छोटा है और -2 जो है बड़ा है। ठीक है, तो इट्स मीन हमने सही वैल्यू पुट की है। अब इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो तो ये हो जाएगा 1/-3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/-2। अब देखिए इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 1/3 कितना होता है कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, 1/3, तो 1/3 इज़ इक्वल टू 0.33333 हमारे पास आता है। तो समझाने के लिए 0.33 लिख देते हैं, और 1.2 0.5 होता है। तो अब देखिए कि ये भी माइनस का नंबर था और ये भी माइनस का नंबर था, और इसमें अगर कंपेयर करें तो माइनस के अंदर छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो ये सिंबल कुछ ऐसे हमारा प्लेस होगा। तो पहले कैसे था? पहले आप ये देख सकते हैं कि ऐसे था। ठीक है, तो वो साइन चेंज हो गया। तो बस ओवरऑल कहना ये चाहता है इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखने वाला कि आपके पास कोई से भी दो नंबर हों, चाहे पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, और उनका जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना हो दोनों तरफ तो आप सिंबल जो है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब ले लेंगे दोनों तरफ तो बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर भी बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इजीली बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, आप जैसे पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बताया गया है कि दो रियल नंबर हैं जैसे x और y, और बताया गया कि x जो है वो y से छोटा है, या फिर x जो है y से बड़ा होगा, या फिर x जो है वो y के बराबर होगा। तो ये हमने पढ़ा था सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी के अंदर बताया गया था कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इन तीनों में से कोई सा एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, इसके अंदर ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है उसे लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो ये मैंने पार्ट नंबर 2 जो है लिख लिया आप लोगों के लिए। अब इसके अंदर अगर देखें तो दो रियल नंबर्स के दरमियान बात की गई है, जैसे कि a जो है वो ग्रेटर देन b से, a b से बड़ा है। ठीक है, आगे क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें एक ही प्रॉपर्टी होती है जिसमें डिवाइड के बारे में बताया गया था, वो डिवीजन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में वैसे कहा क्या जा रहा है कि दो रियल नंबर हैं, अगर उन दोनों रियल नंबर के साथ एक c को डिवाइड करवा दिया जाए और c जो है 0 से छोटा हो, तो यानी कि ये वाली, यानी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें तो बस नाम ही बताना है। ठीक है, तो नाम बताना तो सबसे आसान होता है कि इसके अंदर डिवाइड किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप ये पहचान भी इसकी रख सकते हैं अगर समझ में थोड़ा कम आई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी। अब पार्ट नंबर 3 जो है उससे लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने पार्ट नंबर 3 जो है वो भी लिख लिया। अब इसमें क्या बात कही जा रही है कि a जो है वो ग्रेटर देन b से है, और a के अंदर से भी c माइनस कर दिया, b के अंदर से भी c माइनस कर दिया। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी इन इक्वालिटीज़ की, उन सब में एक ही प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर सेम नंबर को माइनस किया जा रहा था, या माइनस एक ही प्रॉपर्टी के अंदर किया जा रहा था। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो ये भी आसान सा था पहचानना क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो पार्ट नंबर 4 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें क्या बताया गया है कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 से है, ठीक है। इसके बाद C जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमें ये बताया गया था कि कोई भी नंबर जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो एक ही प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों को याद आनी चाहिए, वो थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी दो कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी में सी से छोटा नंबर जीरो से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करवाना होता है, और एक कैटेगरी में जीरो से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसलिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आंसर में देखा है, साथ में ये भी बताया गया है। तो ये प्रॉपर्टी जो है अब कौन सी है, यानी कि जीरो से छोटा नंबर जो है सी वो रख के मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो अब यानी कि आप देख सकते हैं इधर जो है ऐसे है और इधर ऐसे है। ये साइन कब चेंज होता है, जब हम जीरो से कोई भी छोटा नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मिसाल से समझा भी देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जीरो से छोटा -1 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको यानी अभी चलो सिंबल नहीं डालते, यहाँ पे भी 2 को -1 से करवा देते हैं, और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। तो अब देखिए -5 जो है वो क्या है, छोटा है, और -2 जो है वो बड़ा है, ठीक है। क्योंकि माइनस में ऑपोजिट यानी अमल होता है कि छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा होता है। तो आप शुरू में देख सकते हैं कि आप यानी कि फर्स्ट नंबर के सामने ग्रेटर था, लेकिन इधर सेकंड नंबर के सामने ग्रेटर है। तो यहाँ से भी ये चीज़ आपको पता चली कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किस लिहाज से, ये उस सूरत में जब सी जो है लेस देन हो ज़ीरो से। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ। तो ये मैंने आंसर लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है एफ अगर सी जो है वो ज़ीरो से अगर छोटा होगा, तो उस कैटेगरी वाली ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो आंसर में आपके ये भी लिखा हुआ है। तो ये आसान सा होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आप सूरत हाल यहाँ पे लिख दीजिए, बात एक ही है। तो क्योंकि आंसर में लिखा हुआ है, दैट्स वाई कि मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 क्लियर हो गया। 5 की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें क्या बताया गया कि 7 जो है वो ग्रेटर है Z से, ठीक है, एंड और Z जो है वो ग्रेटर है किससे, 5 से, ठीक है। तो 7 जो है वो 5 से भी तो ग्रेटर होगा, यस बिल्कुल। यानी कि ये अगर इससे बड़ा है और ये 5 से बड़ा है, तो 7 जो है वो भी 5 से बड़ा ही होगा। ये आपने पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो आप लोग अगर जहन पे जोर डालेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि 10 इज़ लेस देन 15, 10 जो है वो 15 से छोटा हो, इम्प्लाइज दैट। तो फिर ये बताया गया कि सी जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया जाए इस रिलेशन में, और सी जो है वो नंबर होना चाहिए ज़ीरो से छोटा, ठीक हो गया। तो ऐसे में ये तो पता चल जाता है जिसमें दोनों तरफ एक ही नंबर मल्टीप्लाई करवाया जाता है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और सी जो है वो छोटा रखना है, तो ये आसान सा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, ये हम लिख देंगे। तो चलिए लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, लेकिन मैंने आंसर देखा है तो उसमें लिखा हुआ है सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आंसर में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, या फिर क्वेश्चन में ये चीज़ जो है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर में ये चीज़ गलत लिखी हुई है। इसका आंसर जो है वो यही होना चाहिए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसका आंसर जो है वो यही होना चाहिए जो इस वक्त हमने निकाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो गए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं तो आप उम्मीद है कि आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें x जो है वो छोटा है y से, और आगे बताया गया कि माइनस यानी कि w जो है दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक ही नंबर दोनों तरफ माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद आ गया होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें x जो है वो z से छोटा है, और दोनों तरफ जो है l को डिवाइड करवाया गया है, और l जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। यानी l एक ऐसा नंबर है जो ज़ीरो से बड़ा है, और दोनों तरफ ये डिवाइड करवाया गया है। तो ऐसा जो है सिर्फ डिवीजन प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो ये आसान सा है, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये मैंने लिख दिया डिवीजन प्रॉपर्टी इफ़ l इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोगों की ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और मेरा मेन मकसद आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोग चीज़ों को खुद से समझ सको, या क्लास के अंदर जो टीचर समझाते हैं उसमें आपको हेल्प मिले,
ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।